हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का बीएससी फर्स्ट ईयर का रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी। बच्चों, आपको इस पर टोटल 3 लेक्चर मिलेंगे, जिसके पहले लेक्चर में हम आपको बताएंगे रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में, सेकंड लेक्चर में इलास्टिसिटी के बारे में, और थर्ड लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बताने से ये होगा कि आपका पूरे का पूरा चैप्टर आपका एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा अच्छे से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन आखिर होता क्या है। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, रोटेशनल मोशन तो आप लोग जानते ही होंगे, और आपको फिर ये भी बताएंगे कि ट्रांजेक्टरी मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस कैसा होता है। रोटेशनल मोशन को हिंदी में घूर्णन गति बोलते हैं। देखिए, जब कोई बॉडी कुछ इस तरीके से गति करती है, जब कोई बॉडी कुछ इस तरीके से गति करती है कि वो एक वृत्ताकार पथ पर रहे, या फिर अगर वृत्ताकार पथ पे ना रहे तो उस बॉडी पर स्थित कोई भी कण, कोई एक कण की बात करें तो वो वृत्ताकार गति में होना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे कि मान लेते हैं कि हम हाथ में एक रस्सी ले लेते हैं, ठीक है। एक रस्सी लेते हैं और जब उसको हम हाथ को घुमाते हैं तो वो रस्सी भी घूमने लगती है। तो उस रस्सी के साथ जो रस्सी घूमने लगती है, अगर रस्सी के किनारे पर हम कुछ बांध दें तो जो रस्सी के किनारे पर पार्टिकल रहेगा, जो हम बांधे रहेंगे, मास रहेगा, उसकी जो गति होगी वो क्या होगी? रोटेशनल मोशन होगी। कौन सी गति होगी? रोटेशनल मोशन। मतलब कि रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल गति करता है वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग उसकी डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये रस्सी से बांध के हम ये कोई पार्टिकल है और इसको मूव करा रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। ऐसे गोल गोल घूमेगी वो हाथ के, तो जो पार्टिकल होगा उसकी जो हमारी जो उंगली होगी उससे दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मान लेते हैं उंगली हमारी ये है, इससे इसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, उतनी ही दूरी पर ये इससे रहेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में देखिए, जब कोई पार्टिकल गति करता है तो उसका जो पोजीशन होता है वो हमेशा समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। उसके हर एक पार्टिकल का पोजीशन जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। मतलब कि हमारे हाथ उंगली सहित अगर उंगली की भी पोजीशन बदले और इसकी भी पोजीशन बदले, तब समझ लीजिए कि वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। तो आप लोग ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आप लोग समझेंगे, तभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए पहले आपको इनर्शिया के बारे में समझना होगा। देखिए, इनर्शिया क्या होती है। आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का जो पहला नियम था वो ये था कि जब कोई बॉडी विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहना चाहती है, और अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहती है। मतलब कोई भी बॉडी अपनी अवस्था में परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। तो उसी जो विरोध करती है उसी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? जड़त्व। जैसे आपको जड़त्व का उदाहरण हम बताते हैं। आप जब किसी कार में मान लो बैठे हैं, किसमें? कार में। ये कार तो है नहीं, मान लेते हैं आप किसी कार में बैठे हैं, ठीक है। जब कार इस साइड में मुड़ती है तो आप लोग अनुभव करते होंगे कि आपको कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ता है, ठीक है। आपको मतलब कि आप कुछ कार में इस डायरेक्शन में क्या होते हैं? गतिशील हो जाते हैं। इस डायरेक्शन में आप लोगों के ऊपर एक फोर्स लगता है। तो वही जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं क्या? जो इनर्शिया बोलते हैं। क्या? जड़त्व बोलते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? तो जैसे इनर्शिया होता है वैसे घूर्णन गति में जो जड़त्व पैदा होती है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाई व्हिच इट अपोजेज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये एक गुण है किसी बॉडी का जिसके द्वारा ये अपने विराम की अवस्था में या फिर गति की अवस्था में चेंज का विरोध करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। तो ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ में आ गया होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहां पर यम क्या है? पार्टिकल का द्रव्यमान है, मास है, और क्या है? उस पार्टिकल की स्थिति है, ठीक है।
डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। जैसे आप लोग देखे अभी हमने आपको क्या बताया, मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की इस एक्सिस से दूरी जो होती है वही हो जाती है क्या, इसकी पोजीशन यानी कि स्थिति, यानी कि किससे, घूर्णन अक्ष से दूरी, क्या, घूर्णन अक्ष से दूरी, इसको घूर्णन अक्ष बोलते हैं और इसको इसका पाथ बोलते हैं, किसका, मोशन, इस पार्टिकल का मोशन का पाथ बोलते हैं। तो इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी जो होती है उसको हम r से डिनोट करते हैं और इसके मास को m से, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, mr²। चलिए बात करते हैं कि अगर किसी सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल हैं, टोटल बहुत सारे पार्टिकल हैं, क्या, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जिसकी जो घूर्णन अक्ष है उससे दूरी क्या है, इसकी r1 है, इसकी r2 है, इसकी r3 है, ऐसे ऐसे करके मतलब कि टोटल n पार्टिकल हैं और उनकी घूर्णन से दूरियां जो है वो rn है, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो उसका भी सिंपल सा फार्मूला है कि हम सभी पार्टिकल के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे। जैसे I इक्वल टू I1 का, I2 का, I3 का, मतलब सभी को जोड़ देंगे तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा mi ri का स्क्वायर, ठीक है, जहां पर I इक्वल टू 1 से n, ठीक है, इसको हम इससे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, तो चलिए अब रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वास्तव में क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं I इक्वल टू mr² होता है, ठीक है, mr²। देखिए r यहाँ पर क्या होता है, r जो होता है वो होता है जब कोई पार्टिकल रोटेशन कर रही है तो इस रोटेशन पर उस पार्टिकल से उस एक्सिस के बीच की दूरी जो होती है वो r होती है। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आप ये जो एक्सिस देख रहे हैं ये एक्सिस वास्तव में ऐसी नहीं है, ये एक्सिस जो है ऐसी नहीं है, बल्कि ये कुछ इस तरीके से है। कैसी है, ये एक्सिस कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। और कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो, देखिए ये पार्टिकल की मोशन की गति है एक्चुअल में, और ये जो है उसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। तो इसी रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब कि रोटेशन एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू mr² होता है, यानी r² इक्वल टू I बाई m, यानी r इक्वल टू अंडर रूट I बाई m, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला क्या आ गया, अंडर रूट I बाई m। पहले हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन को r से दिखाया, लेकिन वास्तव में इसे कैसे डिनोट किया जाता है, और रेडियस ऑफ जायरेशन के ये सारे भी फार्मूले होते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसके बाद बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोटी मोटा आप समझिए होता क्या है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि जैसे आपको किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जाने वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उस एक्सिस के पैरेलल दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम आया है, ठीक है। इसके लिए जैसे आपको पता है क्या कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है ये, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अलॉन्ग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या है, ICM, ठीक है। और इसी से a दूरी पर एक और एक्सिस है जो कि इसके पैरेलल है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसी के लिए फार्मूला आया, वो क्या आया कि ICM प्लस ma² इज इक्वल टू I, क्या, I इज इक्वल टू ICM प्लस ma², ठीक है। I इज इक्वल टू ICM प्लस ma²। ICM क्या है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और ma² क्या है, तो m इस सिस्टम का मास है और a इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। तो आपको a भी पता रहेगा, m भी पता रहेगा, और इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता रहेगा, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल लेंगे।
तो यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। देखिए जैसे आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखा, वैसे यहाँ पर किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के परपेंडिकुलर, सिस्टम का जो प्लेन है, मान लेते हैं कि यही प्लेन है, कॉपी का पेज जो है यही सिस्टम का प्लेन है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने आपको बताया, इस सिस्टम के परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी, मतलब कि जैसे आप लोग जेड एक्सिस मानते हैं, तो उस जेड एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इस प्लेन में जो दो एक्सिस आते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, मान लेते हैं ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, आई एक्स। तो इस जेड एक्सिस के अलोंग जो कि कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इस जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड इक्वल टू, तो ये होगा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझ में आ गया होगा। आप कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन दोनों की मदद से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोलिंग मोशन के बारे में कि आखिर रोलिंग मोशन क्या होता है। देखिए रोलिंग मोशन समझेंगे आप लोग, जब कोई बॉडी रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। जैसे ये बॉडी मान लेते हैं कि ऐसी गति कर रही है, ठीक है, रोटेशनल गति कर रही है किसी सड़क पर, या फिर आप जैसे मोटरसाइकिल का पहिया होता है, साइकिल का पहिया होता है, कोई भी पहिया जो आप ढनगना देते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ढनगा देते हैं, ऐसे लुढ़कते हुए जाती है आगे, तो उसकी मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्यों बोलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि जब हम हाथ में एक धागा बांधकर उसमें कोई पार्टिकल टांग दें और उसको ऐसे ऐसे घुमाएं हाथ को, तो वो पार्टिकल कैसा मोशन करेगी, वो रोटेशनल मोशन करेगी। और अगर उसके साथ घुमाने के साथ साथ हम अपने हाथ को भी आगे बढ़ाते जाएं, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, रोलिंग मोशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लुढ़कते हुए बॉडी कोई गति करती है, आगे बढ़ती जाती है, रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है, तो उसको बोलते हैं हम रोलिंग मोशन, ठीक है। अब रोलिंग मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बनते हैं, रोलिंग मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बनते हैं, तो चलिए उन फार्मूलों को हम याद कर लेते हैं। तो जो रोलिंग मोशन में पहला फार्मूला है वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। इसमें यही एक फार्मूला है टोटल काइनेटिक एनर्जी का कि रोलिंग मोशन के दौरान इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, रोलिंग मोशन भी कर रही है, तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जियां ऐड कर दी गई हैं। तो क्या आया है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होती होगी कि आखिर के स्क्वायर क्या है, के क्या है। तो के हमने आपको बताया, इसके पहले हमने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन को आर से डिनोट करते हैं, लेकिन वो आर से नहीं, इसको हमने यहाँ पर के से लिखा है। डिनोनेशन है, आप कैसा भी कर सकते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमने वहाँ पर आपको समझाने के लिए केवल वहाँ पर के नहीं लिया था, नहीं तो आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाती कि आखिर के और आर अलग अलग हैं। तो वास्तव में अलग तो हैं, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पर मेन समझिए। के जो होता है, यहाँ पर एक मान लिया गया है कि किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ये मान लिया गया है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन वास्तव में ये सभी के लिए नहीं होता है। क्यों? आप अभी रिंग का निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन डिस्क का निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर अपान 2 होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एक रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालेंगे तो वहाँ पर एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 12 होता है। तो ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि एम आर स्क्वायर को बराबर एम आर को हम यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन को के माने हैं, तो क्या कर देंगे हम एम के स्क्वायर को बराबर कर देंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के, ठीक है। एम के स्क्वायर को बराबर कर देंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के। जैसे डिस्क का पूछा तो क्या कर देंगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर अपान 2। यानी अब हम यहाँ पर आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही यहाँ पर रख देंगे, तो ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टोटल यहाँ पर ऐसे निकाली जाएगी। चलिए अब एक रोलिंग मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका स्पीड क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में होती है, बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। इंक्लाइंड प्लेन को हम बोलते हैं आनत तल, हिंदी में। आनत तल वो तल होता है जो एक सीधी प्लेन में ना होकर किसी एंगल से झुका हुआ होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये प्लेन जो है वो अर्थ के पैरेलल नहीं है, अर्थ के पैरेलल नहीं है, ये अर्थ से या फिर किसी और भी चीज़ से
थीटा एंगल पर क्या है, झुकी हुई है, थीटा एंगल पर। तो जो तल किसी थीटा एंगल पर झुका होता है उसको आनत तल बोलते हैं। तो जब आनत तल पे यानी इंक्लाइम्ड प्लेन पे कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो, उसका फार्मूला ये होता है क्या, √2gh/1 + k²/r²। ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है g sin θ/1 + k²/r²। ये होता है एक्सीलरेशन का फार्मूला। ठीक है, और जो टाइम लगता है उसको ऊपर से यहाँ तक आने में, क्या, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये बीच में बराबर नहीं रहेगा भैया। ठीक है, 1/sin θ √2h/g 1 + k²/r²। k² और r² की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इन सारी चीज़ों की डेरिवेशन चाहते हैं, सर अभी तक हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप सारी चीज़ों का डेरिवेशन चाहते हैं तो आपके लिए एक हमने पुराने वीडियो हैं हमारे कई सारे, उसमें हमने आपको इसके वीडियोज़ बताए हैं। ठीक, इसके टॉपिक्स आपको क्लियर कराए हैं, इस चैप्टर के पुराने वीडियो हैं, पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक हम आपको ओल्ड करके आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।